आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, झारखंड के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इस मायने में भी कि झारखंड का जन्म आज ही के दिन हुआ था, 15 नवंबर 2000 को। और इससे भी ज्यादा ऐतिहासिक इसलिए हम कहेंगे कि आज 150वां वर्षगांठ है धरती आबा बिरसा मुंडा जी का। लाइव 7 की ओर से धरती आबा बिरसा मुंडा को सादर नमन है और साथ ही साथ झारखंड के इस रजत जयंती वर्ष पर भी समस्त झारखंड वासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं लाइव 7 की ओर से प्रेषित की जा रही है। बहरहाल, अब हम आते हैं 25 वर्ष यानी युवा झारखंड। मुझे याद है कि जब झारखंड अलग राज्य बना था तो उस समय की सरकार यह कहती थी कि 2025 तक विकसित झारखंड बन जाएगा। हर मंच से, हर जगह से कहा जाता था और इसके साथ ही एक बात और कही जाती थी कि झारखंड की कोख में अमीरी तो है लेकिन उसके आंचल में गरीबी है। अब जब मैं इन 25 वर्षों को देखने के बाद सोचता हूं तो मेरे मन में यह सवाल कौंधता है कि क्या झारखंड के कोख में जो अमीरी है उसका तो दोहन बदस्तूर जारी है, लेकिन क्या उसके आंचल में अमीरी आई? जो अमीरी कोख से बराबर निकल रही है उसका दोहन किया जा रहा है, उसका खनन किया जा रहा है। क्या झारखंड के रहने वाले लोगों को झारखंड की मां बहनों के आंचल में जो चीजें उसके कोख से निकाली गई उसका फायदा मिला? और जब यह सवाल मन में आता है और झारखंड को देखता हूं तो लगता है कि नहीं, अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। झारखंड देश का एक ऐसा प्रदेश जिसके पास 40% देश की खनिज संपदाएं हैं। ऐसा कोई भी खनिज नहीं है जो झारखंड के पास नहीं है। पूरे देश के अंदर अगर बिजली चल रही है तो वो झारखंड के कोयले से, पूरे देश का इंडस्ट्री अगर चल रहा है तो वो झारखंड के कोयले से, झारखंड के खनिज संपदाओं से। लेकिन नहीं चल रहा है तो झारखंडियों का स्वाभिमान नहीं बन पा रहा है, नहीं हो पा रहा है झारखंडियों का उत्थान। और ये चीजें कौंधती हैं। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनती है और शुरुआती दिनों से ही राजनीतिक अस्थिरता इस कदर हावी होती है कि झारखंड का विकास अगर एक पग आगे चलता था तो 2 पग पीछे हो जाता था। और उसके बाद से नियति ऐसी बनी, राजनीतिक परिस्थिति ऐसी बनी कि झारखंड ने एक निर्दलीय मुख्यमंत्री को भी देखा जो देश में इतिहास बना हुआ है। जिस प्रदेश को लेने के लिए भगवान बिरसा मुंडा से लेकर के सिद्धू, कांधू, चांद भैरव, तिलका मांझी, कई अनगिनत नाम हैं। दिसोम गुरु शिबू सोरेन, उनको भी भूला नहीं जा सकता, जिन्होंने सब कुछ सर्वस्व अपना न्यौछावर किया। जिस जल, जंगल और जमीन की लड़ाई की बातें झारखंड को लेकर कही जाती थी, आज स्थिति यह है कि उसी जल, जंगल और जमीन का दोहन हो रहा है। और जबकि सत्ता जो है सो सत्ता उनके पास है। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद अलग राज्य बनने के बाद जो विकास की बातें कही जाती थी, पहले जो चीजें कही जाती थी कि बिहार, दक्षिणी बिहार को बढ़ने नहीं दे रहा है, लेकिन जब दक्षिणी बिहार से कटकर झारखंड बना तो क्या हुआ? बहरहाल, आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल संतोष गंगवार सहित और कई नेता वहां गए, श्रद्धा सुमन अर्पित किया भगवान बिरसा मुंडा को। और इसके बाद मोराबादी मैदान में स्थापना दिवस कार्यक्रम हुआ। स्थापना दिवस कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री के अंदर से जो टीस निकली है, पहले आप उसको सुन लीजिए। क्योंकि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण झारखंड प्रदेश के लिए, झारखंड वासियों के लिए,
आज दो दो दिवस एक साथ, एक तरफ भगवान बिरसा मुंडा जी का 150वां जयंती, दूसरा इस राज्य का स्थापना दिवस जो 25 साल पूरा हो चुका है, उसके अवसर पर आज मैं इस राज्य के सभी वीर नायकों और वीरांगनाओं को नमन करता हूं और अपनी बातें आपके बीच रखता हूं। आज यूं तो हम लोग स्थापना दिवस के अवसर पर यहां इकट्ठा हुए हैं, लेकिन आज इस स्थापना दिवस में उत्साह के साथ मेरे मन में थोड़ा सन्नाटा भी है, क्योंकि आज इस मंच पर हमारे बीच कुछ समय पहले तक इस राज्य के आदिवासी मूलवासी के छांव के रूप में, एक विशाल वृक्ष के रूप में हम लोग के बीच में रहे आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी नहीं है। और ये थोड़ा समय लगेगा, इससे भी उभरेंगे। ऐसी चीजें समय समय पर कभी विचलित भी करती है, चूंकि हम लोगों के मार्गदर्शक, हम लोगों के इस राज्य के निर्माता दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी का जो संघर्ष, बलिदान, त्याग और इनका जो एक लंबा यात्रा रहा है, यहां के आदिवासी मूलवासी, यहां के जल जंगल जमीन और यहां के लोगों को बचाने का जो उनका कवायद रहा है, वो शायद ही हम झारखंड वासी भूल पाएंगे। आज हम लोग यहां इकट्ठा जरूर हुए हैं रजत जयंती के अवसर पर, लेकिन हमें आज इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि राज्य को स्थापित करने के लिए और इस राज्य को बनाने के लिए कितनी संघर्ष, कितनी बलिदानी हुई है। यूं तो 2000 ईस्वी में हम लोगों का राज बना, उसके आधार पर यह 25वां साल है, लेकिन याद कीजिए ये 2000 ईस्वी नहीं बल्कि सैकड़ों वर्ष पीछे अब देखें, भगवान बिरसा मुंडा, सीधू कानू, चांद भैरव, फूलो जानो, तेलंगाना खड़िया, टाना भगत, बहुत सारे अनगिनत, जयपाल सिंह मुंडा, कई ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया इस मिट्टी ने, इस धरती ने, जिनके वजह से आज हमें एक अलग पहचान मिला और उन्हीं का संघर्ष था, उन्हीं का जो आज हम लोग के बीच में नहीं है, उनका संघर्ष इसलिए रहा है कि यहां का झारखंडी, यहां का मूलवासी आदिवासी सर उठाकर खड़ा हो सके। गर्व से अपने को झारखंडी कह सके।
और आज ये सौभाग्य हमें मिला, तो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों का, हमारे उन वीर सपूतों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज वो सब धीरे धीरे अपने समय काल के अंतराल हम लोग के बीच में नहीं रहे। अब बड़ी दायित्व अब हम सभी नौजवान और नई पीढ़ियों पर है, हम सब के कंधों पर है। चाहे सरकार के तौर पर, सरकार के कंधे पर हो, चाहे आम नागरिक के तौर पर यहां के किसान, नौजवान के कंधों पर हो। आज हर कोने से हमें इस राज को सजाने के लिए, संवारने के लिए, इस राज के सर्वांगीण विकास के लिए योगदान देना होगा। आज ये 25 साल का उत्सव जरूर है, लेकिन मेरा यह मानना है कि ये 25 साल नहीं, अगला 25 साल 2050 में ये झारखंड प्रदेश कैसा होगा, उसकी परिकल्पना हम कर रहे हैं, उसकी तैयारी में हम जुटे हैं। इस प्रदेश ने पूरे देश को बहुत कुछ दिया। जितना इस प्रदेश ने पूरे देश को दिया है, शायद कोई ऐसा प्रदेश होगा जो पूरे देश को उतना अपना हर चीज समर्पित किया। दुनिया में अगर देश की पहचान बनी है तो कहीं ना कहीं झारखंड की बहुत बड़ी भूमिका है। यहां के खनिज संपदाओं से देश के अलग अलग कोने में बड़े बड़े कारखानाओं की भट्टियां जली, उन कारखानाओं से उत्पादन हुआ, देश दुनिया में आयात निर्यात का व्यापार बढ़ा। और आज हम अलग अलग सिर्फ खनिज संपदा ही नहीं, बल्कि हमारे लोग श्रम बल भी हम लोगों ने इतना दिया है, जहां देश को विकसित करने में इस राज्य की बड़ी भूमिका रही है। तो आपने अभी सुना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। अब चूंकि हम झारखंड के 25वें वर्षगांठ पर चर्चा कर रहे हैं, तो जाहिर है कि झारखंड को जो नजदीक से पिछले 30 वर्षों 35 वर्षों से जिन्होंने अपनी कलम से झारखंड को के बारे में लिखा है, जिन्होंने झारखंड को जाना है, जिन्होंने झारखंड के बारे में लोगों को अवगत कराया है, शंभू चौधरी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे इन 25 वर्षों में झारखंड को मिला क्या, क्या जो कोक के अंदर की गरीबी है, अमीरी है, वो क्या आंचल की अमीरी बन पाई। हम बात करते हैं शंभू जी से। शंभू जी, स्वागत है आपका लाइव 7 में। बहुत बहुत धन्यवाद संजन जी आपका, मुझे इस मौके पर जोड़ने के लिए। और देखिए, झारखंड ने 25 वर्षों की यात्रा तय की है। कई संघर्षों के बाद, लंबे संघर्ष के बाद, भारत के इतिहास में कम से कम किसी राज्य के लिए, अलग राज्य के लिए इतना लंबा संघर्ष चला हो, ऐसा कहीं नहीं है। तो झारखंड का जो संघर्ष था वो ऐतिहासिक था, और जिन आकांक्षाओं और सपनों को लेकर ये अलग राज्य बना था, निश्चित तौर पे हम नहीं कह सकते कि हाँ, हमने इन 25 सालों में उन सपनों को पूरा कर लिया। खैर, पूरा करने की तो बात कह दीजिए, कुछ कदम जरूर बढ़ाए हमने। मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा कि विकास बिल्कुल नहीं हुआ। जब मुझे याद है कि जब झारखंड बना था तो हम बिहार की और उधार की बिजली पर निर्भर थे। 5000 किलोमीटर की सड़कें थी, अब सड़कें जो है उसकी तिगुनी जो है वो बढ़ चुकी है राज्य में। बिजली के क्षेत्र में भी राज्य लगभग आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ गया है अब, और 2030 तक हम उम्मीद करते हैं कि बढ़ जाएगा। तो देखिए, कई क्षेत्रों में विकास तो हुए हैं, ऐसा नहीं कर सकते आप कि नहीं हुआ है, लेकिन आम आदमी के हिस्से जो दुश्वारियां थी, जो पलायन था, जो विस्थापन
जो झारखंड की मौलिक समस्याएं हैं, जी जल जंगल जमीन से जो जुड़े मसले हैं, वो आज भी यथावत बने हुए हैं। अभी आपने जो मुख्य समारोह हुआ मोराबादी में, जी वहां राज्यपाल का संबोधन सुना होगा आपने। जी क्या लोगों ने, राज्यपाल मुख्य अतिथि के तौर पे उपस्थित थे और उन्होंने कहा कि झारखंड ने निश्चित तौर पर इन 25 वर्षों में प्रगति की कई यात्रा देखी है, लेकिन अब भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पुनर्वास, ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको एड्रेस किया जाना बाकी है। इन चुनौतियों का सामना करना जो है वो बहुत जरूरी है और बहुत ठोस तरीके से कदम उठाने की जरूरत है। संबोधित सवाल मेरा यहीं से उठता है। आपने जो बातें कही मैं उसे स्वीकार करता हूं कि बिजली का क्षेत्र हो या फिर सड़क का क्षेत्र हो या अन्य चीज़ें, लेकिन आपको याद होगा कि जब अलग राज्य बना था तो उस समय ये कहा गया था कि 2025 आते आते झारखंड को विकसित राज्य के रूप में कर ले आया जाएगा। आपको याद होगा बिल्कुल ये बिल्कुल। जो उसके बाद आप एक चीज़ हर नेता के मुंह से उस समय सुनते थे कि झारखंड की कोख में अमीरी है, आंचल में गरीबी है। बिल्कुल। उस कोख से लगातार दोहन तो हो रहे हैं, बिल्कुल। उस कोख से खदानों को निकाला जा रहा है। जिस अमीरी की बात की जाती है मतलब वो झारखंड का जो 40% देश का खदान है, लेकिन क्या झारखंड के आंचल में उसका हिस्सा आया? नहीं, देखिए क्या है, हम इस मामले में हमारा स्टेटस वही है जो हम 2000 में थे, झारखंड बनने से पहले। हमारा राज्य जो है वो खनिज एक्सपोर्टर, हम खनिज जो है वो बाहर भेजने वाला राज्य तब भी थे, आज भी है। हम यहाँ से चीजें निकालते हैं, हमारे यहाँ से कोयला निकलता है, लोहा निकलता है और हम दूसरी जगहों पे भेजते हैं, वही जा रहा है, इसी को हम आमदनी समझ ले रहे हैं। तो भैया ये आपका जो खजाना है, आपके आंचल में जो चीजें हैं, तो वो तो खत्म हो जाएगी। एक समय है, खदानों की उम्र है। लोहा, कोयला, खनिज, सोना, जो कुछ भी है हमारे पास, अगर हम निकाल कर सिर्फ भेजते रहेंगे बाहरी जगहों पे और उसको हम समझते रहेंगे कि हमने बहुत बड़ा कोई कमाल कर दिया है, तो आप समझिए कि आने वाले वर्षों में जो चुनौतियां राज्य के सामने खड़ी होंगी, जब ये चीजें खत्म हो जाएंगी, जब हमारा कोयला नहीं बचेगा, जब हमारे संसाधन नष्ट हो जाएंगे, तो कौन सी कैसी चुनौती होगी, हम भावी पीढ़ी को कैसा झारखंड सौंप कर जाएंगे। रही बात, देखिए यहाँ से खनिज भी जाता है, यहाँ से लोग भी जाते हैं, पलायन का सिलसिला वैसा ही है। तो हम क्या है कि संसाधन भी भेजने वाले राज्य हो गए और यहाँ से मानव संसाधन भी भेजने वाले राज्य हो गए। हम दूसरे राज्यों में को जगमग करते हैं, हमारी मेहनत से कलकत्ता, दिल्ली और गुजरात की बिल्डिंग्स जो है वो आबाद होती है, हमारी मेहनत की बदौलत, हमारे मजदूरों की बदौलत, यहाँ की बेटियों की बदौलत दूसरों के घर चमकते हैं। ये दशा तब भी थी, ये दशा आज भी है। अब आप सोचिए कि जो पलायन करने वाली लड़कियां हैं, ज्ञान रंजन जी, ये बहुत बड़ी समस्या है। वो उसमें कौन लोग हैं? हम कहते हैं कि ये इसकी पहचान जो है एक ट्राइबल स्टेट के रूप में है। यहाँ से ज्यादा आबादी जरूर है छत्तीसगढ़ में ट्राइबल्स की, हाँ, लेकिन इसके बावजूद झारखंड जो है वो उनका पलायन नहीं रोक पाया। आप कैसा ट्राइबल स्टेट भाई, किस पहचान की बात करते हैं? और बेटियां जो है वो 1000, 5000, 7000, 8000 की नौकरी में कैसे आखिर उनको कौन से तत्व बहका कर ले जाते हैं और वहां नर्क की जिंदगी भोगती हैं ये बेटियां। क्या इस समस्या पे हमने कभी बहुत गंभीरता से काम करने की कोशिश की? मेरा अगला सवाल भी शंभू जी इसी से जुड़ा हुआ था कि आप जिन ट्राइबल की बात करते हैं, जिन ट्राइबल को लेकर के आपने अलग राज्य का बिगुल फूका, जिस जगह जल जंगल और जमीन को लेकर के आपने अलग राज्य का बिगुल फूका, और उस आंदोलन के बाद, वर्षों के आंदोलन, 4 दशक 4.5 दशक के आंदोलन के बाद अगर झारखंड मिलता है तो क्या उन घर में दिए जल पा रहे हैं जो आज भी जंगलों में रहते हैं, या फिर जो रोजगार की चीजें, जो बातें रोजगार को लेकर के होती है, क्या उस दिशा में सरकार की ओर से, चाहे किसी की भी सरकार हो, वो पहल आपको दिखाई दे रहा है 25 वर्षों में? नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ, चाहे इनकी सरकार हो या उनकी सरकार हो। पहले तो देखिए, हम लोगों ने करीब 15 सालों तक राजनीतिक अस्थिरता का दंश झारखंड में भोग रहा था। 2014 तक जो है 10 मुख्यमंत्री बदले, है ना, 10 बार मुख्यमंत्री बने, और इन 25 सालों में हम लोगों ने 14 बार मुख्यमंत्रियों को बदलते हुए देखा है। अब मैं ये जो कह रहा था, हमारी जो ताकत है वो क्या है? हमारी ताकत है हमारी खनिज संपदा, हमारी प्राकृतिक संपदा और यहाँ के मानव संसाधन। हम उनको सहेज नहीं पा रहे हैं
होना क्या चाहिए था कि कोयला पर आधारित उद्योग कहाँ लगने चाहिए? झारखंड में लगने चाहिए। बिल्कुल। बॉक्साइट पर आधारित उद्योग, उनका प्रसंस्करण कहाँ होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए। हमारे यहाँ से सब्जियां जो है, सब्जी के मामले में ये राज्य जो है सरप्लस स्टेट है, मतलब जरूरत से ज्यादा सब्जियां उत्पादित होती है, लेकिन हमारा टमाटर कहाँ चला जाता है? सड़कों पर। कलकत्ता चला जाता है, दूसरी जगहों पे चला जाता है। वहां पर हमने अपने यहाँ प्रसंस्करण की कोई इकाई लगाई? नहीं लगाई। कोशिश भी हुई उस दिशा में, तो आप देखिए वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई और चीजें जो है, हम आज तक कोई कोयला पर आधारित अपना उद्योग नहीं लगा पाए। हम इतना ही कोयला, नॉर्थ कर्णपुरा में जितना कोयला है ज्ञान जी, मैं बताऊं कि देश का जो सबसे बड़ा बिजली घर है सिंगरौली, मध्य प्रदेश, वहां जो कोयले का भंडार 36,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है सिंगरौली। देश का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला, बिजली उत्पादन करने वाली इकाई है। उतना कोयला हमारे पास भी है और हम 2000 यूनिट भी जो है, 2000 मेगावाट भी उत्पादन नहीं कर पाते हैं, मात्र 2000। तो आप बताइए कि हम अपनी क्षमता का, या हमारे भीतर जो संसाधन है हमारे यहाँ, उसका उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। हम वैसा बिजली घर हम क्यों नहीं बना सकते हैं? हम क्यों नहीं चला सकते हैं? अभी आप देखिए पतरातू में जरूर चालू हुआ है, कई वर्षों के इंतजार के बाद दोबारा इसका जीर्णोद्धार हुआ है। एनटीपीसी को हमने सौंप दिया है पीपीपी मॉडल पे, लेकिन हमने क्या अपने बूते कोई बिजली घर बनाया? हमने कोई उत्पादन कर? तो हमारे कोयले से रोशन होते हैं देश के दूसरे इलाके और हम अंधकार में रहते हैं। आप ठीक कहते हैं कि हमारे घरों में दिया जो है वो कहाँ जल रहा है, कहाँ की बिजली से जल रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा चीजें हुई है, ठीक हुई है, लेकिन अब भी इन 25 सालों का अगर आप आकलन करेंगे तो हम निश्चित तौर पर कई मोर्चों पे नाकाम रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के संसाधनों के आधार पर झारखंड में इकाइयां लगनी चाहिए, चाहे लघु उद्योग इकाइयां हो, चाहे बड़ी इकाइयां हो। और यहाँ रोजगार के आखिर क्यों जाते हैं बाहर काम करने के लिए? अगर यहाँ इकाइयां लगती, कोयले पर आधारित इकाइयां लगती, तांबे पर आधारित इकाइयां लगती, सोने पर आधारित इकाइयां लगती, तो यहाँ की बेटियां, यहाँ के लोग क्यों जाते बाहर रोजगार करने के लिए? पलायन का दंड उनको क्यों जो है झेलना पड़ता? तो ये इस दिशा में बहुत ईमानदारी से काम करने की जरूरत है। देर अब भी नहीं हुई है। हमने क्या किया है ज्ञान जी, मुझे लगता है कि झारखंड का विकास हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क को मान लेते हैं। 3 मेडिकल कॉलेज थे, मेडिकल कॉलेजों की संख्या 6 हो गई, लेकिन क्या स्थिति है? स्थिति ये है कि डॉक्टर सही नहीं, बिल्कुल, आपके पास पारा मेडिकल स्टाफ है ही नहीं, आपके पास नर्सेज है ही नहीं। भाई इलाज कैसे होगा? हॉस्पिटल के नाम पे हमने बिल्डिंगें तो खड़ी कर दी हैं, मेडिकल कॉलेज के नाम पे हमने बिल्डिंगें तो खड़ी कर दी, जरूर 3 से 6 हो गए, 6 प्राइवेट मिलाकर देखेंगे तो 9 मेडिकल कॉलेज है आज की तारीख में। जब झारखंड बना था 3 ही थे। लेकिन इन 9 में से आप कहीं यकीन के साथ, इस भरोसे के साथ जा सकते हैं क्या इलाज कराने के लिए? हमारी तो छोड़िए, आज जो झारखंड के राजनेता बीमार पड़ते हैं या उनके कोई संबंधी बीमार पड़ते हैं, कोई इन हॉस्पिटलों का रुख करता है क्या? हम कहते हैं कि हम एकदम झारखंड को यहाँ सुपर स्पेशलिटी का केंद्र बना रहे हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री का कोई रिश्तेदार जाता है यहाँ पे? मुख्यमंत्री का कोई परिजन जो है वो जाता है? या किसी भी मंत्री का या किसी अफसर का परिजन जाता है? जाहिर है कि हमने बिल्डिंग्स बनाई है और बिल्डिंग्स के नाम पे, बिल्डिंग्स में चूंकि आप थोड़ी तल्ख बात है कि क्या है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क में जो है वो कमीशन का खेल बहुत आसानी से सज जाता है, आसानी से सज जाता है। अब डॉक्टरों की नियुक्ति करेंगे तो उसमें तो कमीशन का खेल हो नहीं सकता है। आप उनको तो शंभू ये जी, काम जो है आपको जान के आश्चर्य होगा कि नया विधानसभा बना और इसके बाद जो पुराने विधानसभा का भवन है जी, उसमें अगर आप अभी जाके देखेंगे तो वहां पर जो है सो रखरखाव का काम चल रहा है। अब हम 2-3 दिन से देख रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इसका यूज क्या है। अगर कुछ घोषित कर दिया जाता उस बिल्डिंग को कि यहाँ पर फलानी इकाई खुलेगी सरकार की, और तब रखरखाव होता तो समझ में आता। ये आलम ये है झारखंड का कि विधायक आवास के 70 क्वार्टर बन गए, लेकिन जो विधायकों को पहले से अलॉट किया हुआ एचईसी का क्वार्टर है, उन क्वार्टरों पर लाख, 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ रुपये खर्चे किए जा रहे हैं। अब ये स्थिति अगर रहेगी तो फिर आप समझ सकते हैं कि जिन मुद्दों को आपने उठाया, चाहे वो पलायन का मुद्दा हो, विस्थापन का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, जो मूलभूत मुद्दा है लोगों का, वो बदस्तूर कायम रहेगा। अब इसको कैसे पटरी पर लाया जाए, इस पर क्या सुझाव होगा आपका? नहीं, ये पटरी देखिए, अब तो हमने सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार के पास हम लोगों ने दूसरी बार सरकार बनाई है। हम लोगों का मतलब कि जनता ने, झारखंड के लोगों ने बनाई है, दूसरी बार आप पे यकीन किया है। तो यकीन सिर्फ आप हेमंत सोरेन को ये बात, भाई चुनाव में गेम गिमिक्स अलग चीजें होती है। आपने मैया सम्मान योजना चालू की है, बाकी सारी चीजें की, ठीक है, उससे वोट मिल गए आपको, लेकिन आपको जनता ने बहुमत दिया है कि उसकी किस्मत का अंधेरा
जो है वो दूर होना चाहिए। और इससे स्थिति नहीं बदलेगी, इससे किस्मत नहीं बदलने वाली है। किस्मत बदलेगी छोटी पहलों से। आप एक स्थिर सरकार है, 2019 से आप लगातार सरकार चला रहे हैं, 5 महीनों का समय छोड़ दें तब भी आपकी ही पार्टी की सरकार थी। अब 6 साल हो गए हैं और ये अगले 4 सालों के जनादेश है। आपसे बहुत तेज विकास की उम्मीद है, आपसे उन मुद्दों पे जो अनएड्रेस्ड रहे, जिन चीजों पे हम कह रहे हैं कि यहाँ के खनिज पे आधारित उद्योग यहाँ लगने चाहिए, यहाँ पे जो सब्जी सरप्लस स्टेट है उसके प्रसंस्करण की इकाइयां लगनी चाहिए, छोटे छोटे रोजगार के उद्यम ऐसे सृजित होने चाहिए ताकि यहाँ के लोगों का पलायन रुके। तो इस दिशा में बहुत ईमानदारी के साथ काम करने की जरूरत है। और नहीं करेंगे तो आपके पास जो है झारखंड अगर पिछड़ा रह जाता है अगले 5 सालों बाद भी, या इस दिशा में कोई बहुत बड़ा कदम नहीं उठाते हैं, सार्थक पहल नहीं करते हैं, तो आप तय मानिए कि जिस जनता ने आज आपको सिर आंखों पे बिठाया है, कल आने वाला कल जो है वो आपको गुनहगार भी मानेगा कि 10 साल। तो इस बात को समझने की जरूरत है जो सत्तासीन है। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, आम लोगों की बात तो वही है जो है, लेकिन आप विकास की उम्मीद जो है वो किससे लगाते हैं? दिशा कौन तय करता है? नीतियां तो कौन तय करता है? सरकार तय करती है। और मुझे लगता है कि इस मामले में हेमंत सोरेन से उम्मीद भी है, बहुत सारी आकांक्षाएं भी हैं, और उनको राजनीतिक गेम से ऊपर उठकर इन चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है जो कोर इश्यूज है झारखंड के। अब जैसे पेशा कानून लागू करने की बात है, आपको इसको लटकाने की जरूरत नहीं है। झारखंड में संवैधानिक संस्थाओं के पद जो है, 1 दर्जन पद जो है वो 1 दर्जन संस्थाओं में पद रिक्त पड़े हुए हैं, सूचना आयुक्त के पद रिक्त पड़े हुए हैं, तमाम लोकायुक्त के भ्रष्टाचार के मामलों में सुनवाई नहीं पड़ रही, 4 साल से लोकायुक्त नहीं है यहाँ पे। इन मुद्दों को, क्योंकि ये भी छोटी छोटी राहतें हैं, गुड गवर्नेंस के लिए जरूरी है कि ये जो सिस्टम बना है कि भाई सूचना का कानून बना है, लोकायुक्त का सिस्टम बना है, इन चीजों को एड्रेस किया जाना चाहिए। अब आप इसको लटकाइए मत, ये खाली रखने की जरूरत नहीं है। पेशा कानून आप नियमावली के नाम पे बहुत लंबा समय खींच लेंगे। नगर निकाय का चुनाव जो है वो 22 महीने से सर नहीं हो रहा है, इसके कारण 5 साल हो गए। हाँ 5 साल हो गए, मतलब 22 साल से, तो 22 महीने से तमाम 48 निकायों की बात कर रहा हूँ, 22 महीने से तमाम 48 निकाय, उससे पहले 5 सालों से जिनका भी कार्यकाल खत्म हुआ 5 साल से चुनाव नहीं हुआ है। तो भाई इस दिशा में बहुत तेजी से पहल करने की जरूरत है। इसको लेकर जो भी चैलेंजेज आ रहे हैं, ट्रिपल टेस्ट सर्वे देखिए लंबे समय तक चलता रहा, अब जाके पूरा हुआ है और आपको बार बार न्यायालय में जवाब देना पड़ रहा है। पेशा को लेकर बार बार न्यायालय में आपके फजीहत हो रही है, वहां पर हाँ फजीहत हो रही है, शर्मसार होना पड़ रहा है। तो ये इसको भाई पेशा अनडाउटेबली जो है वो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए और उनकी परंपराओं की रक्षा के लिए एक 1996 में लागू हुआ कानून है केंद्रीय स्तर पर, और आप उसको अब तक अगर नहीं लागू कर रहे हैं तो भाई विफलता अगर आएगी हिस्से में हमारे, तो उसके जिम्मेदार भी आप माने जाएंगे। अब मुझे लगता है कि इस दिशा में हेमंत सोरेन के सलाहकारों को या सरकार के जो कारिंदे हैं उनको भी बहुत गंभीरता के साथ, संजीदगी के साथ काम करने की जरूरत है। अन्यथा जो है वो आपको कैसे याद रखेगा इतिहास, ये आपको तय करना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद शंभू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस विशेष अवसर पर। बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने सुना भी, वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ चौधरी जी ने भी जो बातें आम हैं, लोगों को ये समझना होगा, और लोगों को नहीं, सत्ता में बैठे लोगों को ये समझना होगा कि हम किन चीजों को लेकर अलग राज्य बनाए। आखिर लड़ाई क्यों हुई, क्यों लड़ना पड़ा बिहार से? वर्षों वर्षों तक, 4.5 दशक तक अगर किसी स्टेट के लिए लड़ाई लड़ी गई हो तो कहीं ना कहीं कुछ तो दुश्वारियां रही होगी जो हमें हथियार उठाना पड़ा। और इन चीजों को के बाद भी अब 25 वर्ष हो जाएं और पलायन आपका अभिशाप बना रहे, विस्थापन अभिशाप बना रहे, रोजगार ना मिले, नियोजन नीति नहीं बने, कहने को ट्राइबल स्टेट है, पेशा नियमावली लागू ना हो, ट्राइबल की जो संरक्षा करने वाला कानून है वो लागू नहीं होता है, तो जाहिर है कि सवाल उठते हैं। और ऐसे सवाल कहीं न कहीं बाद के दिनों के लिए नासूर भी बनते हैं। उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री ने जिन जज्बे के साथ आज मोहराबादी मैदान में संबोधित किया है लोगों को, जिन वायदों को दोहराया है, जिस लकीर को वो खींचना चाह रहे हैं, उस लकीर को खींचने में वो सफल साबित होंगे और 1 वर्ष इस टेन्योर का भी
लगभग पूरा हो चुका है। 4 साल बचे हुए हैं। 4 साल में आवश्यकता है कि सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है और चाहेगी सरकार तो एक अच्छा जो उनका हेमंत सोरेन जी की जो सोच है उस सोच को वो धरातल पे उतार सकते हैं। उनके पास जज्बा भी है, सोच भी है, नीयत भी है और उनके पास बहुमत भी है। और ऐसे में आवश्यकता है कि हेमंत सोरेन जी को अब कदम जो कदम चल रहे हैं उस कदम ताल को बढ़ाना होगा, विकास को और तेजी लाना होगा, नए नए इंडस्ट्री को झारखंड में लाना होगा ताकि झारखंड के लोगों को के माथे पर जो पलायन का अभिशाप लिखा हुआ है, विस्थापन का अभिशाप लिखा हुआ, वो अभिशाप खत्म हो। बहरहाल फिर से आप लोगों को झारखंड स्थापना दिवस की रजत जयंती वर्ष की अनेक अनेक शुभकामनाएं और साथ ही साथ भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती की भी शुभकामनाएं हैं। भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हुए आज का विशेष यहीं समाप्त करता हूं। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।